हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेक्चर 8 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फॉर्मल चार्ज और फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन, और सेकंड हम पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और आयंस के लेविस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे। आज उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। हम क्या करेंगे, लेविस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे मॉलिक्यूल्स और आयंस के, फिर उनमें इंडिविजुअल एटम्स के चार्ज निकालेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल एटम के चार्ज को बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। एक तो होता है कि पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का या आयन का चार्ज, जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास CO3 नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन। अब ये जो 2 नेगेटिव है ये पूरे के पूरे आयन का चार्ज है। ठीक है, CO3 पूरा। ठीक है, क्या करेंगे हम, पहले अंदर लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे और बाहर चार्ज आ जाएगा। ये तो हो गया, जो 2 नेगेटिव है ये पूरे के पूरे इस आयन का चार्ज है, लेकिन इंडिविजुअल एटम के पास भी चार्ज होता है। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन करेंगे हम, और उस इंडिविजुअल एटम के चार्ज को बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन, फिर ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज, कि हम फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंपल शुरू करते हैं CO2 से। अब देखो, इस CO2 के मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम प्रेजेंट है। ये हमारा फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड कार्बन एंड थर्ड ऑक्सीजन। अब हम हर एक एटम का चार्ज निकालेंगे, उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। और जब हर एक एटम का जो चार्ज आ जाएगा फॉर्मल चार्ज, उसको ऐड कर देंगे तो पूरे मॉलिक्यूल का एक्चुअल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। जब हम फॉर्मल चार्जेस निकालेंगे सारे एटम्स का, उनको ऐड कर देंगे तो पूरे मॉलिक्यूल का एक्चुअल चार्ज आ जाएगा। देखिए अब फॉर्मल चार्ज निकालेंगे कैसे, हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मल चार्ज हम किसी भी एटम का निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम इन फ्री स्टेट। जो भी एटम है जिसका हम फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखना है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में, जब वो कंबाइन नहीं कर रहा था किसी के साथ, तो उसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये किस में आ जाएगा, बॉन्डेड। ठीक है, व्हेन बॉन्डेड, जब बॉन्डेड स्टेट में उसके पास कितने लोन पेयर हैं वो हम माइनस कर देंगे। सबसे पहले क्या लिया हमने कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं फ्री स्टेट में, फिर बॉन्डेड में कितने उसके पास लोन पेयर हैं, -1/2 हो जाएगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, या आप इसको बोल सकते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में है। अब देखिए सबसे पहले हम इस ऑक्सीजन का शुरू करते हैं। ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम के पास फ्री स्टेट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6-। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर इसके पास कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 6 - 4 -1/2। अब कितनी बॉन्ड बना रहे हैं, 2 बॉन्ड बना रहे हैं। ये वाला ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड पे 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। तो इसको 2 से ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 6 - 4 - 2 = 0 आ गया। यानी कि इस फर्स्ट ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, 0। फर्स्ट ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज आ गया हमारा 0। अब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज कार्बन का। 1 बाय 1 हम ऐसे करते करते हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे तो पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज आ जाएगा। अब कार्बन एटम में देखें, कार्बन के फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जब बॉन्डेड नहीं होता है, फ्री स्टेट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है 4, माइनस यहाँ पे कितने हैं उसके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 -1/2। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, कितनी बॉन्ड बना रहा है कार्बन,
4 बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है। 4 बॉन्ड्स का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 से ये 4, तो क्या होगा 4 माइनस 0 माइनस 4 इज टू 0। इस कार्बन का भी चार्ज क्या आ गया हमारा, 0। अब थर्ड हम ऑक्सीजन का निकालें तो थर्ड देखो, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन दोनों का इन्वायरमेंट क्या है, सेम। इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 थे, इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हैं। ये भी 2 बॉन्ड बना रहा था, ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है, तो जो इसका फॉर्मल चार्ज है वही फॉर्मल चार्ज उसका भी होगा। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, 0। अब हमें पता चल गया हर एक एटम का चार्ज 0 था, 0 प्लस 0 प्लस 0, इसलिए CO2 के ऊपर क्या चार्ज आएगा, 0 चार्ज आएगा। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा इजी था, जिसमें चार्ज भी कितना आ गया सबके पास, 0। अब हम शुरू करते हैं थोड़े से डिफिकल्ट एग्जाम्पल। सबसे पहले तो हम ओजोन कर रहे हैं। ओजोन इजी है और एनसीईआरटी में भी है ओजोन। तो कल हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने सीखे थे लास्ट लेक्चर में। तो क्या करते हैं, जैसे ओजोन का मॉलिक्यूल है O3, तीनों एटम को लिखा, पहले सबके पास सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दी, ठीक है। साइड एटम की सेंट्रल एटम के साथ क्या कर दो, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दो। फिर हमने इनका ऑक्टेट पूरा किया था। ऑक्टेट पूरा इसका हमने ऐसे किया था, आपको पता है ना, हमने इसका ऑक्टेट पूरा किया था। ऑक्टेट ऐसे पूरा हो गया था इसका। चलो, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया लेविस स्ट्रक्चर O3 का। अब आपको इसमें हर एक एटम का चार्ज कैलकुलेट करना है, फॉर्मल चार्ज। हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। सबसे पहले शुरू करते हैं इस ऑक्सीजन से। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 1, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री स्टेट में, 6 माइनस यहाँ पे कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके, 4 माइनस 1/2। कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया 2 से 2, तो कितना हो गया 6 माइनस 4 माइनस 2, कितना हो गया 0, यानी कि इस ऑक्सीजन का चार्ज आ गया हमारा 0। अब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, कौन सा, सेकेंड ऑक्सीजन। सेकेंड ऑक्सीजन में देखो वही फ्री स्टेट में तो हर एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो 6 माइनस कितने लोन पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 माइनस 1/2 बॉन्ड कितनी बना रहा है, 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड का मतलब 6 एग्जाम्पल, 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ये 3। तो 6 माइनस 2 माइनस 3, तो कितना आ गया 1, यानी कि इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ गया हमारा प्लस। 1 को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव 1 है तो क्या लिखेंगे प्लस। 2 प्लस 2 होता तो 2 पॉजिटिव लिखते। अब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, विच वन, थर्ड वन, थर्ड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज। अब देखो कितने हैं फ्री स्टेट में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, 6 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अनशेयर्ड, 6 माइनस 1/2। कितनी बॉन्ड बना रहा है ये ऑक्सीजन, 1 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2, ये 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास 6 माइनस 6 माइनस 1, यानी कि -1। इस ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया माइनस, ठीक है, समझ आ गया। तो अब देखो इस एटम पे चार्ज 0, इस पे प्लस और इस पे माइनस, 0 प्लस और माइनस। तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिला, 0। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल। देखो जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड हम ले रहे हैं कार्बोनेट आयन, ठीक है, कार्बोनेट आयन। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो मैं एक लेविस स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आपकी रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद हम डायरेक्ट लेविस स्ट्रक्चर लिखेंगे और उनके ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। इसमें क्या होगा, COOO। देखो
ये हो गया हमारा कार्बोनेट आयन। अच्छा, आपको ये देखना है कि हमारा जो लेविस स्ट्रक्चर हमने लिखा है ये सही लिखा है या गलत लिखा है। तो इसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं? इसको हम चेक कर सकते हैं कि जितने भी इसके पास इलेक्ट्रॉन है वो उन सबको ऐड करो, और सबको ऐड करने के बाद इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल आना चाहिए। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन में 4, एक ऑक्सीजन के पास 6, तो 3 के पास 6 3 जा 18, और 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, ठीक है 24। भाई अगर पॉजिटिव चार्ज हो NH4 पॉजिटिव तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, नेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है 2 नेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन आए, 1 नेगेटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 24। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ कितने हैं देखो 6 2 4 6 2 4 6 और 2 4, सो 6 और 4 कितने हो गए 16 हो गए 16। अब कितनी बॉन्ड बनी 16 इलेक्ट्रॉन प्लस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड है टोटल सारे एटम्स के बीच में 4 बॉन्ड, तो 4 2 जा 8, 16 प्लस 8 24 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अपना लेविस स्ट्रक्चर ठीक है। चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज। इसको लिख देता हूं मैं 1 एटम, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। चलो फॉर्मल चार्ज ऑफ O1। अभी देखो आपको लर्न हो गया होगा, ओजोन में भी क्या था, ऑक्सीजन था, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, अनशेड इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड बनाई थी, तो उसका चार्ज क्या रहा था, नेगेटिव चार्ज आ रहा था। ये आप लोग याद कर लें, ठीक है, क्योंकि बार बार निकालोगे और याद हो जाएगा। एक दो एग्जांपल हम करेंगे उसके बाद हमें याद हो जाएगा। देखो एक बार मैं फिर से इसका कैलकुलेट कर देता हूँ 1 का। देखो ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री स्टेट में 6, यहाँ पे अनशेड कितने हैं 6 -1/2, कितनी बॉन्ड बना रहा है ये ऑक्सीजन, एक बॉन्ड बना रहा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 से 2 आ गया 6 -6 -1 = -1, तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव। अब देखो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट सेम, ठीक है, मतलब सेम बॉन्ड बना रहे हैं और सेम इलेक्ट्रॉन है अनशेड इलेक्ट्रॉन, तो भाई फॉर्मल चार्ज सेम होगा, इसका भी आ जाएगा -1। हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा तो इसका करना पड़ेगा सेकेंड ऑक्सीजन एटम का। तो देखो फॉर्मल चार्ज ऑफ O2 इस ऑक्सीजन पे देखो 6, तो फ्री स्टेट में कितने अनशेड इलेक्ट्रॉन हैं 4 -1/2, कितनी बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया हमारा 6 - 4 - 2 = 0। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या है 0। तो आप याद कर ले कि अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है और 2 लोन पेयर है उसके पास, तो इसका मतलब उसका चार्ज क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, किसी भी मॉलिक्यूल में वो प्रेजेंट हो। अगर वो 2 बॉन्ड बना रहा है और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज होगा 0। अब हम कैलकुलेट करेंगे इस कार्बन का, 1 का कितना आ गया था हमारा -1, 3 का भी आ गया था हमारा -1। अब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन। तो कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री स्टेट में 4, माइनस यहाँ कितने अनशेड इलेक्ट्रॉन 0 -1/2, कितनी बॉन्ड बना रहा है कार्बन 4 बॉन्ड्स, तो 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 से 4, तो आ गया हमारा 4 - 0 - 4 = 0, मतलब कार्बन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। तो देखो अब फॉर्मल चार्ज सारे एटम्स का फॉर्मल चार्ज अगर हम ऐड कर दें तो क्या देंगे हमें, मॉलिक्यूल या आयन का एक्चुअल चार्ज, ठीक है। तो लिखो या नोट डालें, नोट सम ऑफ द फॉर्मल चार्जेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ molecule or ion gives the actual charge of the species means molecule या आयन। अगर हम सारे एटम्स का फॉर्मल चार्ज सबको ऐड कर दें तो हमारे पास जो आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो उस मॉलिक्यूल या आयन का एक्चुअल चार्ज होगा। तो देखो
अब हमारा ऑक्सीजन 1 का चार्ज -1, 3 का चार्ज -1, 3 का चार्ज -1, 2 का हमने निकाला है, 2 का कितना है 2 का 0, ये हमने O3 का है, ये O3 का है, ये वाला ये निकाला है हमने O2 का, सेकंड ऑक्सीजन एटम का चार्ज 0, और ये हमने निकाला फिर कार्बन का। ठीक है, तो -1 -1 0 और 0, तो -1 प्लस -1 प्लस 0 प्लस 0, तो कितना आ गया -2। -2 क्या हो गया, इस आयन का एक्चुअल चार्ज, कार्बोनेट आया ना CO3 2 नेगेटिव, तो आ गया। ठीक है, और हमें फॉर्मल चार्ज का फायदा क्या हुआ, फॉर्मल चार्ज से हमें ये फायदा हो गया कि हमने इंडिविजुअल एटम का चार्ज देख लिया कि उस एटम का कैसा नेचर है, चार्ज उसके ऊपर पॉजिटिव है कि चार्ज उसके ऊपर नेगेटिव है। अब हम देखेंगे एक और मॉलिक्यूल HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहले हमें स्केलेटल बनाना पड़ेगा। देखिए ये मैंने बना दिया नाइट्रिक एसिड का लेविस स्ट्रक्चर। अब इसको चेक करना है तो कैसे चेक करें, देखो HNO3 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं सारे एटम्स के, 1 हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन के 5 और एक ऑक्सीजन का 6, 3 है, 6 3 जा 18, तो कितना हो गया 24। यहाँ देखो 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20 और 4 24। तो इसका मतलब हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है लेविस स्ट्रक्चर वो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके पास कौन कौन से एटम हैं, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम। अभी इन पांचों के पांचों एटम्स का हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे और फिर देखेंगे मॉलिक्यूल का चार्ज कितना है। वैसे भी हमें पता है HNO3 का चार्ज क्या है, 0 है। मॉलिक्यूल का चार्ज क्या है इसका, 0। लेकिन अंदर सारे एटम्स का चार्ज 0 नहीं होगा, जितना भी चार्ज होगा वो बराबर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर होगा, इसलिए वो कैंसिल आउट हो गए। पूरे मॉलिक्यूल का जो चार्ज है वो 0 है, नेट चार्ज। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले फटाफट हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, यहाँ 0 है, -1/2 कितनी बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हो गया 1 - 1 = 0। हाइड्रोजन पे चार्ज हो गया 0। सेकंड ऑक्सीजन पे देखो 6 माइनस कितने अनशेड इलेक्ट्रॉन 4, -1/2 कितनी बॉन्ड बना रहा है, 2, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे, तो ये आ गया 6 - 4 - 2 = 0। सेकंड वाले पे भी चार्ज कितना हो गया, 0। अब हम निकालते हैं नाइट्रोजन यानी कि थर्ड एटम। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, माइनस कितने हैं यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, एक भी नहीं, 0, -1/2 कितनी बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 से 4, ये हो गया 5 - 4 = 1, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आ गया हमारा प्लस चार्ज। ठीक है, 1 है ना, तो प्लस चार्ज आ गया। अब इस ऑक्सीजन का ये हमने निकाला था, हमने देखा है कि वो ऑक्सीजन एटम जो एक बॉन्ड बनाए और उसके ऊपर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, 6 वैलेंस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो उसका फॉर्मल चार्ज कितना आता है, -6। तो हम एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेंगे। 6 माइनस कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6, -1/2 बॉन्ड कितनी बना रहा है, 1, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया -1। तो इसके ऊपर चार्ज आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर। अब ऑक्सीजन 4 का चार्ज, तो 6 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन हैं अनशेयर्ड, 4, -1/2 कितनी बॉन्ड बना रहा है, 2, तो 2 मीन्स 4, तो 2 से 2, ये हो गया 6 - 4 - 2 = 0, यानी कि इस ऑक्सीजन का चार्ज है 0। अब देखो इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका प्लस और इसका नेगेटिव, तो एक प्लस एक नेगेटिव, तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो पूरे का पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज क्या हो गया,
0। ठीक है, समझ आ गया कैसे? 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 1, हाँ ऐसे करके आ गया 0 चार्ज। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया नाइट्रिक एसिड के केस में। तो इसको आपको पता चला, इसका फायदा क्या है कि हम इंडिविजुअल एटम का चार्ज निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल एटम का चार्ज देख सकते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। अब हम देखेंगे नाइट्रेट आयन का। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर। तो हम ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं टोटल मॉलिक्यूल के अंदर? 5, 18 और 1 प्लस, तो कितने हो गए टोटल? 24। तो सबसे पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक एक बॉन्ड बना दी और इनका ऑक्टेट पूरा साइड वालों का। ठीक है, तो 6 6 6 18, 18 और 6 24 हो गए। ठीक है, 18 और 6 24। हाँ, यहाँ कितने थे? 5 और 6 3 18 और 1 24। ठीक है, हमने क्या किया? 1 1 1 6 इलेक्ट्रॉन, अब 6 6 और 6 18 और 6 24 हो गए। ठीक है, अब नाइट्रोजन, बाकी ऑक्सीजन का तो देखो सारे ऑक्सीजन एटम्स का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो क्या करेंगे, ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन का दे और बॉन्ड बना ले। ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाए और ऐसे बॉन्ड बना ले ऐसे। अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट हो गया हमारा कंप्लीट। तो देखें, ये हमने NO3 नेगेटिव का नाइट्रेट आयन का हमने लेविस स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको नेमिंग कर दूं, ये हमारा ऑक्सीजन 1, ये 2, ये 3 और नाइट्रोजन 4। अब हम इन 4 एटम्स का चार्ज निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले ऑक्सीजन 1 का, सबसे पहले ऑक्सीजन 1 का फॉर्मल चार्ज। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास फ्री स्टेट में? 6 6 माइनस, अब यहाँ पे बॉन्डेड स्टेट में कितने अनशेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 अनशेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस 1 बाई 2। कितनी बॉन्ड बना रहा है? 2, तो 2 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे 2 से 2, ये कितना हो गया? 0। ठीक है, समझ आ गया। और 2 और 3 का हमें पता है, O2 और O3 का हमें पता है कि चार्ज कितना आएगा? -1 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है और 6 इलेक्ट्रॉन है उसके पास अनशेड, लास्ट मॉलिक्यूल में भी निकाला था हमने। तो O2 और O3 का कितना आ जाएगा? -1 ये आपको याद हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है और उसके पास 2 लोन पेयर हैं तो चार्ज हो जाएगा 0। अगर ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है और उसके पास 3 लोन पेयर हैं तो चार्ज हो जाएगा उसका फॉर्मल चार्ज -1। अब हम निकालेंगे नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन है हमारा 4th एटम, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 2,5। तो 5 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फ्री स्टेट में, माइनस, अब इसमें मॉलिक्यूल के अंदर उसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक भी नहीं, 0, -1/2 और कितनी बॉन्ड बना रहा है? 4, तो 4 2 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 - 4 = 1, यानी कि इस नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज है प्लस, इस ऑक्सीजन पे माइनस, इस ऑक्सीजन पे माइनस, इस पे 0। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? देखो, +1 प्लस -1 प्लस -1, दोनों ऑक्सीजन का -1 और इस नाइट्रोजन का +1, तो कितना आ जाएगा? -1। तो ये आ गया एक्चुअल मॉलिक्यूल का चार्ज, और एक्चुअल मॉलिक्यूल का चार्ज कितना है? NO3 नेगेटिव। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम लेंगे सल्फेट आयन। सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव। सबसे पहले हमें इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब इसके 2 लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनते हैं, 2 लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनते हैं। अब देखो, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हम मॉलिक्यूल की शेप नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो ऑक्टेट थ्योरी थी उसने शेप नहीं बताई थी, उसने सिर्फ ये बताया था कि 8 पूरे करने के लिए वो कंबाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं या ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन वो
मॉलिक्यूल की शेप यानी कि उसकी ज्योमेट्री यानी कि शेप के बारे में कुछ भी नहीं बताया किसने, ऑक्टेट थ्योरी ने। तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, सल्फेट आयन की ज्योमेट्री शेप जैसी मर्जी हो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया हमारा इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर, किसका, सल्फेट आयन का। एक और होता है, एक और होगा, वो होगा ये दोनों ही सल्फेट आयन के लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। हमें कैसे पता कि दोनों ही हैं भाई, कैलकुलेट करके देख लो। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो देखो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, एक ऑक्सीजन के 6 तो 4 है तो 24 प्लस 2 नेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गए भाई 32, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 6 6 6 और 6 24 हो गए, 24 इलेक्ट्रॉन हो गए और 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 24 और 8 32 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर भाई। 32 इलेक्ट्रॉन हैं और ऑक्टेट सबका पूरा है, ऑक्सीजन 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 का भी और सल्फर का भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है किसका, सल्फेट आयन का। अब ये वाला स्ट्रक्चर आ जाओ, अब इसमें कैलकुलेट करो, देखो यहाँ पे 6 6 कितने हो गए 12, 4 और 4 8, 12 और 8 कितने हो गए 20 प्लस कितनी बॉन्ड बना रहा है 2 4 और 2 6 बॉन्ड बना रहा है, 6 6 2 12 तो हो गया 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी 32 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 32 इलेक्ट्रॉन, ये भी 32, ठीक है। तो इसका मतलब हमने स्ट्रक्चर सही लिखे हैं। और ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा, और सल्फर के पास ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, ज्यादा हो सकते हैं। सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। वैसे कम वाले भी एग्जाम्पल आएंगे, वो ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन में आ जाएंगे, वो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखो, अब हमने ये दोनों स्ट्रक्चर लिख लिए किसके, सल्फेट के। अब हमें ये देखना है कि इनमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे हर एक एटम का, और ये देखना है कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो भाई एक रूल लिख लो स्टेबिलिटी का, दोनों में से ज़्यादा स्ट्रक्चर वो स्टेबल होगा जिसका फॉर्मल चार्ज 0 के ज़्यादा नज़दीक होगा। जिसका फॉर्मल चार्ज मतलब कि कम होगा वो ज़्यादा स्टेबल। जितना चार्ज स्पीशी होगा, जितने ज़्यादा आइटम्स पे चार्ज होगा या सल्फर पे बड़ा चार्ज होगा, वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर उसका, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का क्या रूल है, फॉर्मल चार्ज क्लोज टू 0 होगा, ठीक है। तो लिखे इसको एक बार, दैट स्ट्रक्चर विल बी दी स्टेबल, the structure in which formal charge will be close to 0. The structure in which formal charge will be close to 0 will be the stable Lewis dot structure. Will be the stable Lewis dot स्ट्रक्चर, ठीक है। वो स्ट्रक्चर जिसमें फॉर्मल चार्ज 0 के क्लोज होगा वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं एक एक इंडिविजुअल एटम का। देखो ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4। अब इसमें देखो फटाफट से कैलकुलेट हो जाएगा एकदम से। देखो ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब -1 चार्ज -1 चार्ज -1 चार्ज -1 चार्ज, क्योंकि 4 ऑक्सीजन क्या है सेम है भाई, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन एवरी ऑक्सीजन एटम इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर 1 इज -1, ठीक है। हर एक के पास -1 हो गया। अब हमें सल्फर का निकालना है बस, फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर का निकालना है। तो सल्फर के फ्री स्टेट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, माइनस यहाँ पे कितने हैं इसके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, -1/2 कितनी बॉन्ड बना रहा है 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 से, ठीक है। ये आ गया 6 - 0 - 4 = 2, यानी कि +2 चार्ज। सल्फर का क्या चार्ज हो गया हमारा +2। अब पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज निकालेंगे तो क्या करेंगे, हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज ऐड कर दो, -1 -1 -1 -1 और +2, तो कितना आ जाएगा -1 + -1 + -1 + -1 + -2, ठीक है।
तो ये कितना आ जाएगा -2। तो सल्फेट का चार्ज आ गया यहाँ पे -2। ये तो हमने इसके केस में निकाल लिया। अब सेकंड वाले के केस में भाई देखो, इसका और इसका ऑक्सीजन नंबर 1 2 3 4। अब हमें पता है ऑक्सीजन 1 एंड 2 इनका चार्ज कितना है -1। ऑक्सीजन 3 एंड 4 का चार्ज कितना है 0, क्योंकि हमें पता है लास्ट मॉलिक्यूल में भी हमने निकाला था भाई अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना होगा 0, और अगर 1 बॉन्ड बना रहा है और 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज होगा -1। अब निकालना है इसमें हमें सल्फर का। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री स्टेट में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस यहाँ कितने हैं 0 -1/2। कितनी बॉन्ड बना रहा है 6 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ये हो गया 2 6 होगा, 6 - 6 = 0। यानी सल्फर के ऊपर चार्ज क्या है यहाँ पे, सल्फर का चार्ज 0। ठीक है, इन ऑक्सीजन का भी 0 और इसका माइनस और इसका माइनस। अब देखो दोनों स्ट्रक्चर हमें कंपेयर करने हैं, स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2। दोनों स्ट्रक्चर में देखो इस स्ट्रक्चर में सल्फर का चार्ज है 0, यहाँ सल्फर का चार्ज है +2, और हमने बोला स्टेबिलिटी के लिए जिसका चार्ज 0 के क्लोज उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। जितना एटम के अंदर चार्ज कम होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। भाई ओवरऑल चार्ज तो -2 है ना, इसमें -2 इसमें -2। ठीक है, तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें बहुत ही कम एटम्स के ऊपर चार्ज हो और वो ओवरऑल चार्ज के इक्वल आ जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ ज़्यादा एटम्स के ऊपर चार्ज है तब जाके वो ओवरऑल चार्ज के इक्वल आ रहा है, क्योंकि देखो 4 नेगेटिव हैं और एक +2 है, तो -4 + 2 कितना हो गया -2। यहाँ पे क्या है 2 माइनस है बस -2। ठीक है, तो इसमें चार्ज क्या है लो है, तो इसलिए LDS जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है वो ये क्या हो जाएगा ज़्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल। ठीक है, समझ में आया रूल। द स्ट्रक्चर इन विच द फॉर्मल चार्ज विल बी क्लोज टू 0 विल बी द स्टेबल लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर द मॉलिक्यूल और आयन। अच्छा, अब तुम कहोगे कि सर यहाँ तो सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा था, यहाँ सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा था, यहाँ सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है, ऐसे कैसे? सल्फर की वैलेंसी कितनी थी 2। ठीक है, सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है 2, यहाँ सल्फर 6 कैसे बॉन्ड बना रहा है? तो चलिए देखते हैं, उसको भी देखते हैं। यानी कि यहाँ पे सल्फर का क्या हो गया, सल्फर ने अपनी कोवेलेंसी इंक्रीज कर ली, एक्सपैंड कर ली। सल्फर की कोवेलेंसी यानी कि बॉन्डिंग कैपेसिटी एक्सपैंड हो गई। देखते हैं, इसको समझते हैं कि कैसे एक्सपैंड हो गई। देखो, सबसे पहले हम इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कितने इलेक्ट्रॉन हैं सल्फर के 16, तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। 3p के बाद आता है सल्फर में 3d। अब देखो भाई, इसके पास होते हैं d ऑर्बिटल एम्प्टी, सल्फर के पास क्या होते हैं d ऑर्बिटल एम्प्टी। तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसमें, d में। किस में इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, d में इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे और ये अपनी कोवेलेंसी को एक्सपैंड कर लेगा। कैसे हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 3d2। तो इसके इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, d में इलेक्ट्रॉन चले गए। तो d में इलेक्ट्रॉन्स चले गए और उसकी कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। ठीक है, और ये ऐसा कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स, कौन कौन से पीरियड के एलिमेंट्स कर सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड और हायर पीरियड एलिमेंट्स। यानी थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स या थर्ड पीरियड से हायर पीरियड के एलिमेंट्स अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेम केस होता है किसका, PCl5 का। भाई फॉस्फोरस कितनी बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है। वैसे हमने देखा था कितनी वैलेंसी होनी चाहिए, फॉस्फोरस का 15 है, तो 2,8,5 मतलब 8 - 5 कितना 3 होना चाहिए था, लेकिन बनाता कितनी है, 5 बॉन्ड भी बना रहा है। तो कैसे बनाएगा, इसके केस में भी क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाएगा।
देखो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर लेगा। फॉस्फोरस कितना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। तो यहाँ से इसका एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी में जाएगा, और कैसी कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 3d1, ठीक है। समझ में आ गया। 5 ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड हो गए, ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनेगी तो बन जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। तो ऑक्टेट एक्सपेंड हो सकता है किसके केस में, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड और हायर पीरियड एलिमेंट्स, इनके केस में जो ऑक्टेट है वो एक्सपेंड हो सकता है, सेकंड पीरियड के केस में नहीं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी आपको, ये नोट कर लें, ठीक है। सल्फेट आयन में हमने देख लिया कि कैसे हम फॉर्मल चार्ज का यूज करके स्टेबल ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, जिसमें फॉर्मल चार्ज 0 के क्लोज, वो ज्यादा स्टेबल। अब हम कैलकुलेट करते हैं NO का लेके चलते हैं, ठीक है। चलो NO का लिखते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन के 6, तो टोटल कितने हो गए 11 हो गए भाई। दोनों के बीच में एक बॉन्ड, इसका ऑक्टेट पूरा कर दो, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 और 2 8 हैं, कितने टोटल 11, तो ये इसको दे दो, ठीक है, ये इसको दे दिया। अब देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया पूरा, नाइट्रोजन का नहीं हुआ बेचारे का, ठीक है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए ऐसे, तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट अभी भी पूरा है, और नाइट्रोजन अपने ऑक्टेट के पास पहुंच गया। नाइट्रोजन के 2 और 4 6 और 1 7, ये किसका एग्जांपल है, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ठीक है। इसलिए किस में एग्जिस्ट करता है, NO प्लस NO N2O4, ठीक है। मतलब कि क्या हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है ये, क्योंकि भाई एक एक अनपेड एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, बॉन्ड तो नहीं बन सकती, तो एक NO दूसरे NO के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, N2O4, डाइमराइज हो जाएगा। अब इसके केस में फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। देखो भाई हमें पता है इसका ऑक्सीजन का, ये ले लो एटम 2 ये एटम 1, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड बना रखी है ऑक्सीजन ने, और 2 लोन पेयर है, ठीक है। तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा 0, इसका चार्ज कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालो, फ्री नाइट्रोजन का कितने होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नाइट्रोजन में 5, माइनस यहाँ पे कितने हैं 3, माइनस 1/2, कितनी बॉन्ड बना रहा है 2 बॉन्ड, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो आ गया यहाँ पे 5 माइनस 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे चार्ज क्या हो गया 0 चार्ज हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। NO का भी कर लिया हमने। अब हम देखते हैं एक सिंपल सा लास्ट H3O पॉजिटिव। तो देखो H3O पॉजिटिव कैसे बनेगा, ऑक्सीजन H H H। अब देखो H3O में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 + 6, अब एक पॉजिटिव है तो एक गया, तो कितने हो गए 8 हो गए, तो 2 2 2 6, और ये हो गया हमारा 8। और ये मॉलिक्यूल कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज क्या है पॉजिटिव, लेकिन मेरे को निकालना भाई किस एटम का है ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पूरे मॉलिक्यूल पे तो आ गया, लेकिन किसी एटम पे तो होगा ना, ठीक है। अब हाइड्रोजन का निकालते हैं। हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन कितने भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में फ्री स्टेट में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे है 0, बॉन्ड में 2, तो क्या आ जाएगा 1 - 1 = 0। तीनों हाइड्रोजन के पास चार्ज कितना 0 0, तो 0, तो बचा कितना भाई, एक ऑक्सीजन एटम बचा है, तो इसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। देख लो कैलकुलेट करके, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर 6 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन 2, माइनस 1/2, कितनी बॉन्ड बना रहा है 3 6, ठीक है। तो 6 - 2 - 3 = 1, तो पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसका है, ऑक्सीजन एटम का। और 0 0 0 और पॉजिटिव मिलके क्या बना 1 पॉजिटिव, तो आ गया पूरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव
चार्ज। ठीक है, समझ में आ गया फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन। अब हम लास्ट देखते हैं एक SO3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वही सल्फेट की तरह है इसका भी केस। SO3 का केस किसकी तरह है? सल्फेट की तरह है। SO3 के भी दो बनते हैं, देखो ये मैं डायरेक्ट बना रहा हूं। ये मैंने दो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दिए किसके? SO3 के। ठीक है, देखो SO3 भाई कैलकुलेट करो। सल्फर के पास 6 था, ऑक्सीजन के पास भी 6, कितने थे? 3। ठीक है, तो ये हो गया 6 + 18 24 है। तो देखो यहाँ कितनी बॉन्ड है टोटल? 6 6 2 12 प्लस 4 4 और 4 12, तो कितने हो गए? 24। तो ठीक है, ये स्ट्रक्चर सारे इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट। यहाँ इस पे क्या आएगा? ऐसे। अब देखो 6 + 6 + 4 प्लस कितनी बॉन्ड? 4 बॉन्ड, तो 4 2 8, तो कितना हो गया? 6 6 12 + 4 16 और 8 24। तो ये भी दोनों सही है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमें देखना है कि किसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो वही कौन सा रूल? फॉर्मल चार्ज वाला रूल भाई, जिसमें फॉर्मल चार्ज 0 के ज़्यादा पास वो ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, तो 1 और 2 में से हम स्टेबिलिटी निकाल लेंगे किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी है। अब ये देखो ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है, 3 लोन पेयर है, तो चार्ज कितना? -1। याद हो गया ना? अब तो -1, इसका चार्ज कितना हो गया? 0। अब सल्फर का निकाल लो, सल्फर का निकाल लो तुम। ठीक है, सल्फर का कितना हो जाएगा? 6 - 0 - 1/2 8, तो कितना हो गया? +2। ठीक है, कितना हो गया सल्फर का? +2, क्योंकि इस पे माइनस इस पे माइनस, और सल्फर का हो गया +2। तो पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज कितना है? ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? 0। हमें पता है ओवरऑल चार्ज क्या होता है? SO3 पे 0 है। ठीक है, अब यहाँ देख लो भाई, यहाँ 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो 0 चार्ज 0 चार्ज और 0 चार्ज। अब यहाँ पे सल्फर का निकालो। सल्फर में 6 - 0 - 1/2, कितनी बॉन्ड? 6 6 2 12 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया 6 - 0 - 6 = 0। यानी यहाँ पे सल्फर का चार्ज कितना आ गया? 0। सल्फर का चार्ज कितना आ गया? 0। भाई सारे एटम का चार्ज 0 है। ठीक है, यहाँ 2 का नेगेटिव और 1 का +2, तब जाके 0 हुआ। यहाँ सारों का 0 0 है, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल? 1 ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, समझ में आ गया? निकाली हमने स्टेबिलिटी और फॉर्मल चार्ज निकाल दिया हर एक एटम का। और देखो इसमें कितनी बॉन्ड बना रहा है? 6, यानी ऑक्टेट क्या हो गया? कोवेलेंसी क्या कर दी उसने? एक्सपैंड कर दी कोवेलेंसी। कोवेलेंसी कौन एक्सपैंड कर सकता है? थर्ड पीरियड और उससे हाइयर पीरियड के एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया अभी तक फॉर्मल चार्ज कंप्लीट। अब फॉर्मल चार्ज इतना ही। अब हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। फर्स्ट लिमिटेशन है existence of hypovalent compounds। देखो हाइपोवैलेंट कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? देखो अब ये जो मैंने दोनों कंपाउंड लिखे, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, दोनों में देखो जो बोरोन है उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ नहीं, फ्लोरीन का तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। ठीक है, क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि इनके पास 3 3 लोन पेयर है और एक बॉन्ड बन गई, बॉन्ड में 2 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 + 2 इनका तो हो गया साइड वालों का। लेकिन बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये फिर भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबल हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स, जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ठीक है भाई, तो ये किसकी लिमिटेशन आ गई? ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन आ गई। ऑक्टेट रूल बोलता था कि एटम कंबाइन करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, तो भाई जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, स्टेबल नहीं होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं
जो हाइपोवेलेंट हैं, ठीक है। तो ये होगी फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। जैसे फॉर एग्जांपल BeH2 BeCl2। अब BeCl2 कैसा है, BeCl तो देखो यहाँ पे तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन हुए बेरिलियम के, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम के 6, यहाँ 6, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये होगी फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। सेकंड है हाइपर वेलेंट कंपाउंड्स। हमने हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स तो पढ़ लिए, अब है हाइपर वेलेंट कंपाउंड। भाई हाइपोवेलेंट वो थे जिनमें सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन 8 से कम थे, ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ उसका। लेकिन ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिसमें सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी मतलब वो ऑक्टेट से ज़्यादा होगा उसके पास, ठीक है। तब ऑक्टेट रूल की क्या हो गया, लिमिटेशन आ गई, यहाँ भी ब्रेक हो गया ऑक्टेट रूल। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो नहीं होने चाहिए, अगर 8 ही फंडामेंटल रूल है कि 8 होने चाहिए तब वो स्टेबल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, P कैसे भी बना लो, Cl 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 Cl, ये PCl5 देखो फॉस्फोरस कितनी बॉन्ड बना रहा है, 5, तो 5 2 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। SF6 सल्फर कितनी बॉन्ड बना रहा है, 6, यानी 6 2 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट आपका H2SO4 में सल्फर कितनी बॉन्ड बना रहा है, आपका सल्फर H2SO4 में 6 बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। नेक्स्ट H3PO4, इसमें भी जो फॉस्फोरस है वो 5 बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट SF4, अब SF4 में क्या होगा, देखो सल्फर फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, अब एक लोन पेयर, तो 2 2 2 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास भी, ठीक है। ये इसकी ऐसी शेप नहीं है, ये मैंने बस वैसे ही ड्रॉ किया है, ठीक है। ये शेप नहीं होती SF4 की, ठीक है। तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सल्फर के पास इसमें SF4 में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये सारे क्या है, ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन है। फर्स्ट हमने देखा हाइपोवेलेंट कंपाउंड की एग्जिस्टेंस, सेकंड हमने देख लिया हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स की एग्जिस्टेंस। तो ये सारी लिमिटेशंस है किसकी, ऑक्टेट रूल की। अब हम थर्ड देखेंगे, थर्ड लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। थर्ड है देखो फॉर्मेशन ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। देखो जैसे हमने अभी देखा था नाइट्रोजन, ये क्या है, देखो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है ना भाई। देखो इसके पास क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट तो नहीं हुआ बेचारे का कंप्लीट, इसका तो हो गया ऑक्सीजन का 8 हो गए, इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन और 4 बॉन्डिंग के 4 + 4 8 हो गए, ठीक है। इसके पास कितने 4 और 3 7, इसका तो ऑक्टेट नहीं पूरा हुआ, और क्या है ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। तो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशी में ऑक्टेट पूरा हो सकता है इसमें, ठीक है। 8 से कम रह गया तो 7, अब 1 इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा, बॉन्ड बनेगी नहीं, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन होगी। भाई यहाँ भी ये नहीं बता पाया कि ये मॉलिक्यूल बना क्यों, ठीक है। ऑक्टेट तो पूरा हो नहीं रहा और ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, ठीक है। एक एग्जांपल और है इसमें, देखिए ये हो गया हमारा NO2, ये NO2 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो गया, न्यूट्रल NO2। लेकिन ये भी क्या होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी होगी। देखो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, लेकिन बेचारा रह गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कितने 2 बॉन्ड और 1 3 बॉन्ड, 3 2 6 इलेक्ट्रॉन और 1 7 इलेक्ट्रॉन, तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन है इसमें तो नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी, यहाँ भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, तो ये भी लिमिटेशन होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ लिमिटेशन। भाई ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कितने
इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 कंप्लीट हो जाए तो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर जिसके पास पहले से ही 8 हो तो क्या उसको बॉन्ड बनानी चाहिए? अब नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज के पास पहले से ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या उसको बॉन्ड बनानी चाहिए? नहीं बनानी चाहिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनोन के, क्रिप्टोन के, वो कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ और कंपाउंड बनाते हैं। तो भाई फिर ये कंपाउंड क्यों बनाते हैं? अगर वो पहले से ही उनके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं तो क्यों कंपाउंड बनाते हैं? स्टेबल तो है पहले से ही। तो ये होगी उसकी लिमिटेशन ऑक्टेट रूल की। क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस, जैसे फॉर एग्जांपल Xe, F4, Xe, F2, Kr, F2, ये तीनों के, ये दोनों कंपाउंड है जिनोन के और ये कंपाउंड है क्रिप्टोन का। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई? लिमिटेशन होगी। भाई नोबल गैसेस को कंपाउंड नहीं बनाने चाहिए थे, दे शुड नॉट फॉर्म कंपाउंड, लेकिन वो कंपाउंड बनाते हैं। तो ये भी किसकी लिमिटेशन होगी? ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन। अब नेक्स्ट लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल की। भाई ऑक्टेट रूल ये तो बता देता है कि स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, इसलिए कंबाइन करते हैं कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए। लेकिन उसने कोई मॉलिक्यूल की शेप के बारे में तो कुछ नहीं बताया ऑक्टेट थ्योरी ने। ठीक है, सो इट डज नॉट टेल अबाउट the shape of the molecule. It does not tell about the shape of the molecule. ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या थी? ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन। और हमने हाइड्रोजन भी देखा। भाई हाइड्रोजन क्या बनाता है? हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता है। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन क्या है? छोटा है, उसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वहाँ डुप्लेट रूल फॉलो होता है। तो ऑक्टेट क्या हो गया? वहाँ पे फिर से ब्रेक हो गया। तो आज हमने डिस्कस कर लिया फॉर्मल चार्ज, बहुत सारे हमने फॉर्मल चार्ज के ऊपर क्वेश्चन भी कर लिए। ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, नियर अबाउट 1 आवर का हो गया, और इसमें हमने ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस भी कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।